हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जब से सीएए कानून पास हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, देश की राजनीति में उबाल आ गया है। पूरे तरीके से देश की राजनीति बदल गई है, बल्कि न सिर्फ कि देश की बल्कि राज्यों की राजनीति भी बदल गई है। जितने चुनाव उसके बाद हुए हैं और होने वाले हैं, वो इसी के मद्देनज़र, इसी के परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं। फिलहाल हमने ये भी देखा कि जिसको बताया गया कि प्रो और एंटी सीएए प्रोटेस्ट ने जो है वो किस तरह से एक हिंसा को जन्म दिया। दिल्ली में 45 से ज़्यादा लोग मारे गए। ऐसे में जो सबसे हैरान करने वाली खबर पिछले दिनों में आई वो ये कि पहला एनडीए स्टेट बिहार बन गया जिसने एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया कि बिहार राज्य को नहीं चाहिए एनआरसी, और एनपीआर जो है वो 2010 की जो गाइडलाइंस थी उनके तहत लागू किया जाएगा। यानी जो नई गाइडलाइंस जिसको लेकर तमाम विरोध था वो उसको दरकिनार कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात, अगर आपको ये भी नहीं लग रही है वो, तो ये है कि बाकायदा जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने इस विधेयक पर, इस रेजोल्यूशन पर सिग्नेचर किए, अपने हस्ताक्षर किए। तो आखिर क्या इसकी राजनीति है, और क्या वाकई इतना जो फसाद है, इतनी जो हिंसा हो रही है, हज़ारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्या उसको बचाने के लिए जो खासकर जो नॉन एनडीए स्टेट्स हैं वो एक साथ नहीं आ सकते? जब एक एनडीए स्टेट बाकायदा रेजोल्यूशन पास कर सकता है ताकि इस पूरी हिंसा को, इस पूरे फसाद को, ये पूरा जो उतार चढ़ाव है, इसको रोका जा सके और एक सामान्य जीवन भारत और भारतीय लोग जी सकें। मेरे साथ पवन कुमार वर्मा इस वक्त मौजूद हैं, जो कि जेडीयू से लंबे समय तक जुड़े रहे, जाने माने लेखक हैं। इसके अलावा जो फॉरेन सर्विसेज हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसके से भी जुड़े रहे। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करती हूँ कि इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है। क्या ये एक तरह से एक टेम्पलेट, एक मॉडल हो सकता है बिहार बाकी राज्यों के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया पवन कुमार वर्मा जी। सबसे पहले तो यही बताइए कि, और ये भी दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि संबंध जो है जेडीयू से, नीतीश कुमार से, पवन कुमार जी के ख़राब हो गए और फिलहाल वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, या ये कहना फैक्चुअली भी ठीक होगा कि निष्कासित किए गए पार्टी से? पवन जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि एनपीआर हम 2010 की गाइडलाइन से करेंगे और एनआरसी की हमें ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार ने कहा, बिहार असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, आप हैरान हुए? मैं हैरान नहीं हुआ इसलिए क्योंकि नीतीश जी सुविधाजनक निर्णय लेते हैं। मैं उनका निजी तौर पर सम्मान करता हूँ। मैं राजदूत था भारत का भूटान में, जब मैंने त्यागपत्र देकर उनको ज्वाइन किया, और 6-7 साल का एक हमारा सफ़र रहा है जब मैं उनके काफ़ी करीब रहा हूँ। निजी स्तर पर उनके लिए मेरे में स्नेह है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज नीतीश जी जो निर्णय ले रहे हैं उसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, वो लुप्त हो चुकी है, उसका पतन हो चुका है। नीतीश जी ने जब सीएए बिल का समर्थन संसद में किया, तब मैंने उनसे पहले बात किया, फिर ट्वीट किया, हर तरह की कोशिश की कि उनसे कहूं कि ऐसे बिल का समर्थन करना उनकी विचारधारा, पार्टी के संविधान और देश हित में नहीं है। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, क्योंकि तब सीएए का समर्थन करना उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में बने रहना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि अमित शाह ने ये कह दिया था उसके पहले कि जब चुनाव होगा इस साल में अक्टूबर-नवंबर में, तो नीतीश जी इस एनडीए गठबंधन के चेहरा होंगे, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से सामने थी। तो उन्होंने हर विचारधारा, सिद्धांत, वसूल को दरकिनार करते हुए सीएए का तो समर्थन कर दिया। बाद में देशव्यापी आंदोलन हुआ और ऐसा लगने लगा कि इस मुद्दे पर, इस विषय पर जनता जो है एकजुट नहीं है, और एक बहुत बड़ा तबका समझता है कि सीएए प्लस एनआरसी, क्योंकि एक कॉम्बो है ये, वो देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है और लोकप्रियता को भी असर कर सकता है। तो नीतीश जी ने क्या किया, सीएए का तो समर्थन कर दिया, बोला एनआरसी नहीं कराएंगे, और एनपीआर को भी कहा 2010 का होगा। अब इससे उनका संदेश ये जा रहा है कि देखिए हम बीजेपी के साथ हैं। जब बिल आई पार्लियामेंट में हमने समर्थन किया, तो हम बीजेपी के साथ बने रहेंगे
और उस बीजेपी के साथ बने रहेंगे जिसने दिल्ली के चुनाव में हर तरह की घृणा, हिंसा, द्वेष का और विभाजन का कोशिश किया धार्मिक और मजहब के आधार पर। तो पवन जी, इससे क्या तो माना जाए कि ये जो जन आंदोलन है, ये इसका सीधे तौर पर ये नतीजा पड़ा कि जो नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि सीएए में साथ देने में कोई हर्ज नहीं है, जन आंदोलन के दबाव की वजह से उन्होंने ये ठीक समझा कि इस वक्त पर एक पब्लिक पोजीशन लेना ठीक होगा एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ? नहीं, मैं नहीं समझता कि अब इसमें मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप विचारधारा को दरकिनार करें। नहीं, मैं लोगों के दबाव की बात कर रही हूं। कोई नीतीश जी पे लोगों का दबाव भी नहीं है। उन्हें कोई, मान लीजिए मुसलमान वोट की मिलने की कोई अपेक्षा है नहीं, वो तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए का हिस्सा है। वो ये चाहते हैं कि बीजेपी के साथ भी रहें, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभावित हो और एक धर्मनिरपेक्ष इमेज, एक छवि भी कहीं ना कहीं से बनी रहे जो मेल खाती है उनके अपने सेल्फ स्टीम से, जो वो इतने सालों से 50 साल से कहते आ रहे हैं कि ये देश भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द से ही चल सकता है, सारे धर्मों और मज़हब का हमें सम्मान करना चाहिए, यही हमारे सोशलिस्ट विचारधारा है, जयप्रकाश, लोहिया, महात्मा गांधी। अब ये कहते चले आ रहे हैं और करा इसके बिल्कुल विपरीत, क्योंकि तो उनके उन ताकतों के साथ जुड़ गए जो पूरी तरह से सांप्रदायिक है। ठीक है, लेकिन बीजेपी विधायकों ने फिर क्यों साइन किया उस पर? बीजेपी विधायकों ने अभी इसलिए साइन किया है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के और दिल्ली के बाद बीजेपी अभी बिहार में कोई दरार नहीं चाहती है जदयू के साथ, क्योंकि वो समझती है कि बिहार चुनाव जीतना अहम है और इसको जीतने के लिए इस गठबंधन का रहना जरूरी है। पर बीजेपी में आवाजें उठती नहीं हैं। तो यानी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि जो केंद्रीय राष्ट्रीय बीजेपी है वो अलग फैसले करेगी। अमित शाह बाकायदा प्रो सीए रैलियां निकालेंगे और उनके नेता तमाम सीए और एनआरसी के समर्थन में बात करेंगे, और राज्य में जो है वो बीजेपी के विधायक बाकायदा उस रेजोल्यूशन पर सिग्नेचर करेंगे जो उसके खिलाफ है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। असेंबली का रेजोल्यूशन पास हो गया, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बीजेपी ने अपना मत बदल लिया है एनआरसी और एनपीआर को लेकर के। अभी उन्होंने तात्कालिक चुनाव के लिए एक समझौता किया है कि चलिए प्रदेश स्तर पर नीतीश जी ने आरजेडी के समर्थन से असेंबली में इसको पास करवा लिया। हो सकता है इससे शायद कुछ फायदा ही हो जाए, कुछ लोग जो सीए के खिलाफ थे उनका वोट मिल जाए, कुछ माइनॉरिटी वोट मिल जाए। नीतीश जी चाहते थे, कर दिया। और नीतीश जी की दूसरी सोच क्या है, किसी वजह से अगर उनको चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत आती है पर बीजेपी और रामविलास पासवान की सीटें जेडीयू से ज्यादा हैं, तो किसी वजह से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो फिर कोई दरवाजा या खिड़की तो खुली होनी चाहिए दूसरी तरफ के लिए भी। और इसलिए उन्होंने एनआरसी को रद्द करके एनपीआर में भी कह दिया 2010 का लागू होगा। लेकिन अगर इसको शातिराना भी मान लें, आप ये कह रहे हैं कि मैं शातिराना नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि शातिराना नीतीश कुमार तब थे जब वो अपने वसूलों, सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स और अपने विचारधारा से जुड़े थे। तब वो राजनीति में शातिराना इसलिए थे क्योंकि वो अपने ही वसूलों पर खरे उतरते थे और देशव्यापी राष्ट्र स्तर पर उनकी एक छवि थी। जिस दिन उन्होंने विचारधारा का दामन छोड़ लिया और केवल सत्ता के लिए समझौता करना शुरू कर दिया, और खास तौर से उन ताकतों के साथ जिनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, 2013 से 17 तक विरोध पवन किया। जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा जो चतुर, जिन्हें पॉलिटिशियंस कहें पूरे भारत के इतिहास में, उनमें से एक माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहली बात भाजपा के विधायकों से बाकायदा उन पर सिग्नेचर कराया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने भाजपा को, जैसे अंग्रेजी में अंडर चेक कहते हैं, कि वो रखने की कोशिश की कि मैं आपकी शर्तें नहीं मानूंगा, आई एम द बिग ब्रदर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। एक उन्होंने ये बात कही। दूसरी बड़ी बात कि आरजेडी से इतना बड़ा मुद्दा छीन लिया जिसके इर्द गिर्द वो लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, बिग ब्रदर वाली बात तो आप भूल जाइए। दो लोग आते हैं गुजरात से और नीतीश जी से कहते हैं हाँ आप चेहरा होंगे,
और नीतीश जी गदगद हो जाते हैं। ये बिग ब्रदर वाली छवि भूल जाइए, एक ज़माना था और बिहार में भी बिहार फर्स्ट होना चाहिए। बिहार तय करे अपनी राजनीति को, बिहार राष्ट्र हित में अपना किरदार पूरी तरह से निभाए। वो राजनीति अलग थी नीतीश जी की, जब वो वाकई बिग ब्रदर थे, ज़्यादा सीटों पर लड़ते थे, बीजेपी कम सीटों पर लड़ती थी, तय और निर्णय वो लेते थे हर चीज़ों पर। अब तो अमित शाह आए, उन्होंने सर्टिफिकेट बांट दिया नीतीश जी को कि आप चेहरा रहेंगे। नीतीश जी खुश हो गए और उन्होंने बाकी जितने समझौते करने थे बीजेपी के साथ कर लिए। तो बिग ब्रदर तो वो रहे लेकिन नहीं। आरजेडी से और मुद्दा जहां छीन तक लिया। असेंबली के रेजोल्यूशन की बात नहीं, है, और आरजेडी से मुद्दा नहीं छीन लिया उन्होंने। इतने आरजेडी जो से- विरोध प्रदर्शन हो रहे थे बिहार में, उसमें बढ़ चढ़कर आरजेडी और उनके नेता, उनके कार्यकर्ता भी हिस्सा ले रहे थे। देखिए, नीतीश जी के कहने से कि एनपीआर 2010 का होगा और एनआरसी नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि जो लोग विरोध कर रहे हैं सीएए एनपीआर एनआरसी कॉम्बो का, वो वापस चले जाएंगे। वो आश्वस्त होंगे किसी भी तरह से। तो जब आप चतुराई की बात करते हैं ना, देखिए राजनीति में बहुत ज़्यादा चतुराई एक सतही स्तर पर काम नहीं आती है। लोग अपेक्षा करते हैं कि नीतीश कुमार जैसे लीडर वो जिस बात को कहते हैं वो करके दिखाए। नहीं तो करके दिखाया, रेजोल्यूशन से ज्यादा और क्या करेंगे। देखिए नहीं पवन जी, अभी बताइए, बिहार की जनता, कम से कम राज्य की जनता तो आश्वस्त हो गई कि कम से कम यहाँ पर एनपीआर नहीं होगा, आपसे अभी एनआरसी कह नहीं रहा था होगा। कि राज्यसभा में जो इसका विरोध कर रहे हैं वो आश्वस्त नहीं तो हुए ना हैं, माने फिर। कि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ने ये चुनाव के पहले किया है और बीजेपी की मंशा, क्योंकि वो केंद्र में सत्ता में है, वो बिल्कुल नहीं बदली है। तो लोग अभी भी, आप देखिए, ये जो कोशिश होती है ना, कुछ इधर भी कर लें, कुछ उधर भी कर लें, सीएए का तो समर्थन कर लें, लेकिन जब वो डिस्क्रिमिनेटरी है, असंवैधानिक है, फिर एक समझौता ऐसा करें जिसमें छवि भी रहे, कुछ थोड़ी बहुत कुछ राजनीतिक विकल्प भी रहे, कि एनआरसी नहीं होगा और एनपीआर पुराना होगा। ये चीजें चलती नहीं अच्छा, है। एक बात मुझे बताइए कि अगर ये भी क्या तस्वीर बन रही है 2015 के दिनों की कि आरजेडी और जेडीयू साथ साथ आ जाएं, बीजेपी पूरी पिक्चर से बाहर हो जाए बिहार में? देखिए, मैं इस पर अभी कह नहीं सकता कि क्या होगा, क्योंकि इस समय नीतीश जी को लग रहा है कि बीजेपी के साथ अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर उनके लिए खाली होगी जिस पर वो आसीन होंगे। इस समय उनके लिए एक वही केंद्र बिंदु है, वही लक्ष्य है कि फिर से वापस मुख्यमंत्री का पद है। अब बीजेपी और चुनाव के बाद बनते हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा, और अगर न बने तो हमेशा की तरह विचारधारा से कोई रिश्ता रखे बगैर नीतीश जी, जिसको आप चतुराई कहती हैं और जिसको और लोग अवसरवाद भी कहते हैं, अपॉर्चुनिज्म, एक विकल्प भी रखना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि ये सार्थक विकल्प है, क्योंकि ये बहुत दफे हो चुका। अब नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है, आरजेडी प्लस जेडीयू वापस जा सकते हैं? अभी भी आरजेडी से कुछ आवाजें ऐसी आ रही हैं, उठती हाँ। हैं। रघुवंश सिंह कहते हैं कि नीतीश जी अगर आ जाए तो अच्छा है। पर देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति, और मैं अब जब से पॉलिटिक्स में आया हूं, एक विश्वसनीयता बहुत बड़ी बात है, और एक दफे किसी राजनेता से विश्वसनीयता चली जाए, दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये जो है ये सिर्फ कुर्सी के लिए हर तालमेल को बदल सकते हैं, ये छवि अच्छी नहीं है। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ, और बड़े दुख से कहता हूँ आपसे, नीतीश जी जैसे शख्सियत के लिए ये छवि घातक है, क्योंकि उनका राइज पॉलिटिक्स में केवल इस बात से हुआ कि वो एक सर्टेन वर्ल्ड व्यू को लेकर, एक परिप्रेक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े थे, और उसके साथ शुरू में उन्होंने वफादारी भी की। पवन वर्मा जी, दो लोग, मैं यहाँ अहम बात उठाना चाहती हूँ कि आप और प्रशांत किशोर, उन दोनों का पार्टी से जाना, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? समाज इसको, खासकर जो बिहार की जनता है, वो इसे कैसे देखे? क्या ये वाकई सिद्धांतों पे बुनियाद था? हम अड़चन थे
हम असुविधाजनक प्रश्न उठा रहे थे, हम वैचारिक स्पष्टीकरण के लिए मांग कर रहे थे कि पार्टी का एक संविधान है, पार्टी के लीडर की एक विचारधारा है, क्या पार्टी, और यही मेरा प्रश्न था, उन तत्वों के साथ जुड़ सकती है जिनका केवल एक और एक मुद्दा आज रह गया है, और वो है सांप्रदायिक मुद्दा, जिसमें वोटों को बटोर सके, लोगों को धर्म और मजहब के आधार पर और घृणा के इस्तेमाल से बांट करके। हमने अभी दिल्ली के चुनाव में देखा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। अब बीजेपी के पास एक ही इंस्ट्रूमेंट रह गया है, और वो है इस तरह का घृणा पर आधारित धार्मिक विभाजन। तो क्या हमारी पार्टी, जिसके संविधान के पहले पृष्ठ पर सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता 3 बार लिखी गई है, क्या ऐसी पार्टी के साथ, खास तौर से आपने अभी देखा 2 सीटों के लिए जदयू दिल्ली में आ गई, बिहार से छोड़ के पहली बार उन्होंने विस्तार किया अपने गठबंधन का बीजेपी के साथ, तो 2 सीटों के लिए उन्होंने मंच किसके साथ शेयर किया? उसी अमित शाह के साथ, जिसने अपनी भाषा से अपने लीडरों के साथ इस शहर में, राजधानी में, इस तरह की घृणा फैलाई धर्म के आधार पर। मैं इसमें कन्हैया कुमार का एंगल जानना चाहती हूँ कि बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से एक वो आइकॉनिक फिगर बन गए हैं, उनकी इतनी फॉलोइंग है, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, भीड़ जुटा रहे हैं काफ़ी। बिहार की जो मौजूदा राजनीति है और बिहार का जो राजनीतिक भविष्य है, और ख़ासकर जो ये आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उनके मद्देनज़र आप कन्हैया कुमार को कैसे देखते हैं? देखिए, कन्हैया कुमार एक बहुत लोकप्रिय युवा नेता है, और सरस्वती उनके ज़बान पे है। लोगों को जब वो पब्लिक रैली करते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, उनकी बात सुनते हैं। और कन्हैया कुमार को अब मैं समझता हूँ एक सकारात्मक तरीके से रणनीति के तहत उन ताकतों के साथ जुड़ना चाहता है जो बुनियादी स्तर पर बिहार में परिवर्तन चाहती है। मैं मिसाल के तौर से आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर ने आईपैक के ज़रिए बिहार में एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, बात बिहार की। और मैं उनसे बात कर रहा था और मुझे आश्चर्य हुआ कि लगभग 2-3 हफ्तों में 7 से 8 लोग, उस युवा खास तौर से, उस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। 7-8 लाख। 7-8 लाख। और हम समझते हैं कि अभी अगले 10 दिन में, या बल्कि 5-7 दिन में ये 10 लाख हो जाएंगे। और हमारा टारगेट जून तक है उनका 1 करोड़ लोग, उसमें से युवा। अब ये सब चाहते हैं कि जो बिहार की अब तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की मॉडल रही है, उसमें ऐसा नहीं कि कोई उपलब्धि नहीं हुई है, पर अब बिहार कब तक देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश रहेगा, उसको फर्स्ट 10 स्टेट्स भारत में है उसमें लाना है, जिसके लिए पूरा विकास का मॉडल बदलना है। और हम चाहते हैं कि इस तरह की सुविधाजनक राजनीति से बिहार हटे और बिहार फर्स्ट हो। यानी बिहार, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है जी, बस लास्ट चीज, बिहार किसी और का पिछलग्गू ना हो, क्योंकि बिहार से ही तो संस्कृति देश की पूरी एक तरह से शुरू हुई थी। गुजरात का पिछलग्गू बिहार नहीं हो तो क्या ये मान लें कि ये तस्वीर न उभर के ये परिप्रेक्ष्य भी हो सकता है कि कन्हैया कुमार प्लस आरजेडी प्लस पवन कुमार वर्मा प्लस प्रशांत किशोर ये मिलके एक ऑपोजिशन तैयार करें नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ? देखिए, अभी तो हमने प्लेटफॉर्म एक शुरू किया है जो कि अराजनीतिक है, पर उससे लोग जुड़ रहे हैं इस अपेक्षा में कि ये प्लेटफॉर्म एक विकल्प लेकर के भी आगे आ सकता है। इस पर निर्णय प्रशांत किशोर लेंगे, पर इतना ज़रूरी है कि बिहार की जनता अब बुनियादी परिवर्तन के लिए तैयार है और नीतीश जी के 15 साल के विकास मॉडल से अब ऊब चुकी है।
बिल्कुल आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में कि क्या इस वक्त पे तमाम अस्थिरता, खून खराबा, हिंसा, इस सब को रोकने के लिए वाकई ये नहीं करना चाहिए, ख़ासकर नॉन एनडीए जो सरकारें हैं, जो अब अच्छे भले राज्यों में हैं, कि वो एक मंच पर आकर ये कहें कि हम एनपीआर, एनआरसी से परहेज़ करते हैं और सीए अपने आप ख़त्म हो जाएगा अगर एनआरसी और एनपीआर ही नहीं लागू होगा। बहुत संक्षिप्त में, बहुत से प्रदेशों ने जो कि नॉन बीजेपी हैं उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लगभग सभी ने कर दिया है। लेकिन एक मंच पर आकर एक आवाज़ में कहने की ज़रूरत। मैं समझता हूँ एक मंच पर भी आ सकते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी अरफा जी ये है कि एक ऑपोजिशन एकता एक सार्थक इफेक्टिव वे में बनना ज़रूरी है। जो नॉन बीजेपी ऑपोजिशन है वो अपने ही मुद्दों में उलझ करके डिवाइड हो जाता है, इससे बीजेपी को फ़ायदा हो। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है ऑपोजिशन की एकता। बहुत बहुत शुक्रिया पवन वर्मा जी आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।